हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स में मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। यहां पे आपको किसी भी तरीके के पेमेंट ट्रांजैक्शन की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन एंड वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन आप तक, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएँ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ई बुक्स एंड ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। एंड जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है जो है ग्रैब ई नोट्स। सारे डेली कस्टमाइज वीडियोस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल के साथ साथ हिंदी मीडियम चैनल भी है यूट्यूब पे अवेलेबल। अगर आपके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं या आपके फैमिली मेम्बर हिंदी मीडियम से हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब सभी जगह अवेलेबल है। बट आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 हीट फॉर क्लास 7th। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्रीवियसली सारे लेक्चर्स को जाके एक एक करके अच्छे से देख सकते हैं एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इज दैट क्लियर? चलिए, सो पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय। आपको कैसे पता कि कोई भी चीज़ हॉट है या ठंडी है? आप यूजुअली सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, जैसे कोई गर्म चीज़ आपके सामने आती है तो आप उसको टच करके देखते हो कि ये ठंडी है या गर्म। जब भी मम्मा हमें दूध देती है तो हम छोटी उंगली से चेक करते हैं ना कि ये ठंडा हो गया कि अभी भी गर्म है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ का टेम्परेचर देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, क्या आप अपनी छोटी उंगली से आसमान का टेम्परेचर देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते। सो ऐसी चीज़ों के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। या आप सर पे हाथ रख के अपने बॉडी का टेम्परेचर देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। सो आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर बता दे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर का या कोई भी लिक्विड का। सो ऐसी चीज़ जो टेम्परेचर को कैलकुलेट करती है उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। सो हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। इज दैट क्लियर? सो ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी चीज़ का डिग्री या किसी भी चीज़ की गर्माहट, हॉटनेस की डिग्री पता कर पाए उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डैश इज द रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस। अब मैं जो बोल रही हूँ कि मेजर कर लेता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बेसिकली करता क्या है, ये बताता है कि कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है। तो हॉटनेस की सही डिग्री का मेजर कौन है? टेम्परेचर। So dash is the reliable measure of temperature. तो hotness, temperature is the reliable measure to of the hotness. Is that clear? चलिए, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इस फिगर में जो थर्मोमीटर है वो क्या है। सो स्टूडेंट्स, जो इस फिगर में थर्मोमीटर है वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्यों, कैसे पता चला मुझे? तो पहला पॉइंट, तो आप इस थर्मोमीटर को गौर से देखो और देखो इसका रेंज क्या है, 35 टू 42 डिग्री। सो इसका जो स्केल है वो किसके बीच में है? यहाँ पे है 35 और यहाँ पे है 42 डिग्री। सो ऐसा रेंज कब होता है? जब हम क्लिनिकली इंसानों का टेम्परेचर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको जो नोटिस करनी है कि ये है हमारा बल्ब, ये है बल्ब, और यहीं पे ही एक और चीज़ है जो सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर में होती है, जिसको हम कहते हैं किंक। क्या कहते हैं? किंक। और किंग का क्या रोल है स्टूडेंट्स? जैसे ही इस थर्मोमीटर को हमने माउथ में प्लेस करा तो क्या होगा, ये जो सिल्वर कलर का आपको दिख रहा है राइज होगा। ये राइज अगर हमने माउथ से हटा दिया तो मर्क्यूरी का लेवल वापस से ना गिर जाए, इसीलिए हम किंक जैसा, जैसे ये बल्ब है तो बल्ब के जस्ट बाद एक ऐसे मुड़ाव दे देते हैं, ठीक है, एक ऐसा मोड़ दे देते हैं, और ये जो मोड़ है ये बैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी से बचाता है। सो जैसे ही अपने थर्मोमीटर को किसी इंसान के अंदर या ह्यूमन के अंदर रखा तो उसने टेम्परेचर, मर्क्यूरी ने उस टेम्परेचर के आगे आके वो रुक गया।
अब हम जैसे ही उस थर्मोमीटर को माउथ से बाहर निकालेंगे तो वो टेम्परेचर वापस ना गिर जाए, इसीलिए हम किंक देते हैं, ऐसा टेढ़ा कर देते हैं, जो प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ मर्क्यूरी। एंड स्टूडेंट्स ये सिर्फ कब रहता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में ही रहता है। इज दैट क्लियर? सो मैंने कैसे पता लगाया कि ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है? सबसे पहला तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? किंक प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? दूसरा, इसका रेंज क्या है? 35 टू 42 डिग्री, 35 डिग्री टू 42 डिग्री। एंड स्टूडेंट्स ये दोनों ही चीजें किस में प्रेजेंट नहीं होती? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का रेंज क्या रहता है? -10 टू 110 डिग्री। सो ये तो डेफिनेटली क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो देख लेते हैं हम यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज the thermometer shown in the figure is clinical. Clinical thermometers are devices that are used to measure the temperature of a human body. और clinical temperatures को हम कब use करते हैं? जब हमें human body के temperature को measure करना होता है। Is that clear? चलिए Now, अब आपको बताना है कि इस डायग्राम में जो थर्मोमीटर है वो क्या है। अब आप आ जाओ रेंज पे। अब रेंज क्या है स्टूडेंट्स इसकी? देखो यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा डिग्री। तो बेसिकली 10 से नीचे यहाँ पे सारी नेगेटिव हैं और यहाँ पे सारी पॉजिटिव डिग्री हैं। तो बेसिकली -10 डिग्री से 110 डिग्री का रेंज है। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी किंक प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी किंक प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा थर्मोमीटर जिसका रेंज -10 टू 110 डिग्री है, साथ ही साथ यहाँ पे कोई किंक प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको क्या जस्टिफाई करता है कि ये एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हम तब यूज़ करते हैं जब लैब्स में हमें किसी केमिकल का मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है या मैन्युफैक्चर करना होता है कोई भी केमिकल, तो तब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं। एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स क्लिनिकल थर्मोमीटर्स से अलग कब होते हैं? क्योंकि उनमें किंक प्रेजेंट नहीं होता, और दूसरा उनका जो रेंज रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। इज दैट क्लियर? तभी अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को माउथ के बाहर निकालो तो मर्क्यूरी का लेवल फॉल डाउन नहीं करेगा, बट अगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर को किसी लिक्विड के बाहर निकालो तो मर्क्यूरी लेवल फॉल डाउन कर जाएगा। इसीलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर को सही तरीका यूज़ करने का है कि अगर आपको लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करना है तो उस थर्मोमीटर को लिक्विड के अंदर ही प्लेस करके मेजर लेना है। जैसे ही आप थर्मोमीटर को लिक्विड से बाहर निकालेंगे मर्क्यूरी का लेवल फॉल डाउन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो इस डायग्राम में, इस पिक्चर में जो थर्मोमीटर शोन है वो किसका है स्टूडेंट्स? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। So thermometer shown in diagram is laboratory thermometer. A laboratory thermometer is a device that is used to measure the temperature in schools. और ये थर्मोमीटर का टेम्परेचर हम स्कूल्स में, एक्सपेरिमेंट्स में, लैब्स में, मैन्युफैक्चर कंपनी, फैक्ट्रीज में हम इनका यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं, आपको ये बताना है कि रेड कलर क्या शो कर रहा है और ब्लू कलर क्या शो कर रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थर्मोमीटर है ये क्या है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर को क्या कहते हैं हम? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। सो इस थर्मोमीटर का नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। और स्टूडेंट्स रेड लाइन, रेड हमेशा क्या शो करती है? मैक्सिमम। और ब्लू लाइन हमेशा क्या शो करेगी? मिनिमम। सो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? रेड लाइन शोज मैक्सिमम, रेड लाइन शोज मैक्सिमम एंड ब्लू लाइन शोज मिनिमम। तो रेड लाइन शोज मैक्सिमम एंड ब्लू लाइन शोज मिनिमम टेम्परेचर। और इस टाइप ऑफ थर्मोमीटर को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इज दैट क्लियर? ये आपको दोनों रेंजेस बताता है, मैक्सिमम भी मिनिमम भी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब इंडिया में, अब यूजुअली स्टूडेंट्स थर्मोमीटर, ये एक थर्मोमीटर है, ये इसका बल्ब है।
आपने नोटिस करा होगा थर्मोमीटर के ऊपर हमेशा स्केल रहता है, थर्मोमीटर के ऊपर हमेशा स्केल रहता है। अब क्या होगा, अलग अलग कंपनीज अलग अलग स्केल का बनाने लगेंगी, तो ऐसे तो हर इंसान का टेम्परेचर एक अलग स्केल से आएगा। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक ही स्केल को अप्रूव करा है, तो सारे कंपनीज वाले अब एक ही स्केल से थर्मोमीटर बनाएंगे और वो स्केल है सेल्सियस स्केल। क्या है वो? सेल्सियस स्केल। सो यहाँ पे यूजुअली क्लिनिकल थर्मोमीटर्स 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के स्केल में अवेलेबल होते हैं। सो गवर्नमेंट ने ये एक रूल बना दिया है कि कोई भी कंपनी जो थर्मोमीटर बनाएगी वो सेल्सियस स्केल में ही बनाएगी, और उनके रेंज क्या है 35 डिग्री टू 42 डिग्री। ना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री से कम हो सकता है, ना ही 42 डिग्री से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसी रेंज के थर्मोमीटर्स क्लिनिकली बनते हैं, और जो स्केल को गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है वो है सेल्सियस स्केल। इज दैट क्लियर? So India has adopted Celsius scale for temperature measurement. इसीलिए हमने एक ही स्केल को कॉमन कर दिया है जो है सेल्सियस स्केल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्केल यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर बिफोर। अब स्टूडेंट सेल्सियस स्केल से पहले हमारे जो थर्मोमीटर्स होते थे वो किसके होते थे? फ़ारेनहाइट स्केल के। सो पहले यूज होता था फ़ारेनहाइट स्केल। तब क्या होता था, कुछ कंपनी सेल्सियस में बना रही है, कुछ कंपनी फ़ारेनहाइट में बना रही है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी थी। इसीलिए अब एक ही स्केल कंपलसरी कर दिया है जो है सेल्सियस स्केल। बट पहले हमारे टाइम में हम फ़ारेनहाइट स्केल के भी थर्मोमीटर्स यूज़ कर चुके हैं। सो पहले क्या चलता था? फ़ारेनहाइट, और अब क्या कंपलसरी हो गया है? सेल्सियस स्केल। सो द स्केल यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर अर्लियर वाज फ़ारेनहाइट स्केल। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जब हमारी बॉडी एकदम नॉर्मल रहती है। अगर इस रेंज से हल्का सा भी रेंज ज़्यादा हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे, हमें बुखार आ जाएगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी 37 डिग्री पे है मतलब वो बिल्कुल सही नॉर्मल फंक्शन कर रही है। इज दैट क्लियर? चलिए, What is conduction? अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र। कंडक्शन एक प्रोसेस है जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है, और कंडक्शन कब होता है? सॉलिड्स में होता है। और ऐसे मटेरियल जो सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। और कंडक्शन बेसिकली क्या है? हॉट वेव से कूल वेव तक जाना, जिस मदद से वो हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं सॉलिड्स के अंदर, वो है कंडक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो कंडक्शन इज द डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट टू द अनदर पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। सो हॉट चीज़ क्या हो रही है? एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है। अब इस चीज़ को आप इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्टील की रॉड ली। अब ये जो स्टील है ये क्या है स्टूडेंट? इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट है मतलब ये हीट का ट्रांसफ़र करवाएगा। अब एक एंड को तो हमने ईंटों के बीच में रख दिया और दूसरे एंड पे हमने कैंडल लगा दी, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर वैक्स स्ट्रिप्स रखी। यहाँ पे हमने इसके ऊपर वैक्स स्ट्रिप्स रखी। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन सी वैक्स पिघलेगी? अब जैसे ही हमने यहाँ कैंडल हीट करी, सो यहाँ के जो हीट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे जल्दी हीट होंगे, और क्योंकि ये एक स्टील की रॉड है तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होगा कहाँ? दूसरे एंड तक। तो जैसे ही हीट का ट्रांसफ़र होगा सबसे पहले जो कैंडल के पास वाली कैंडल वैक्स थी वो पिघली। अब फिर जैसे जैसे हीट का ट्रांसफ़र होने लगा दूसरी वाली वैक्स भी पिघली, फिर और हुआ ये वैक्स भी पिघली, और इन दी एंड सबसे कोने वाली वैक्स भी पिघल जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको ये बता रहा है कि कंडक्टर्स में हीट का ट्रांसफ़र होता है
एक एंड से दूसरे एंड तक। इसका प्रूफ है कि जो वैक्स सबसे ज़्यादा पास थी हीट के वो सबसे पहले पिघली और फिर धीरे धीरे करके एंड वाली वैक्स पिघली। तो ये हमें ये कंफर्म करता है कि क्योंकि ये एक अच्छा कंडक्टर है इसमें हीट का ट्रांसफर हो पाया। एंड स्टूडेंट, स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। So heat is transferred between materials that are in direct touch with one another. और क्यों हो पाया? क्योंकि यहाँ पे वैक्स और जो स्टील रॉड है वो एक दूसरे के डायरेक्ट टच में है। यहीं अगर वैक्स दूर पड़ी होती तो वो नहीं पिघलती, क्योंकि हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। क्योंकि वैक्स यहाँ चिपकी हुई है हीट रॉड से, इसीलिए वो इजीली पिघल रही है। The heated object will transfer heat to every nearby object that's come in direct contact। और जो भी एक गुड कंडक्टर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में तो उसके पास भी हीट का ट्रांसफर होगा। एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज देयर ऑब्जेक्ट्स इज इन कॉन्टैक्ट। और जब तक दो ऑब्जेक्ट साथ में कॉन्टैक्ट में हैं उनमें हीट का ट्रांसफर होगा। जैसे ही उनको दूर कर देंगे हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर होता है और इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कन्वेक्शन? अब ये तो हमने देखा सॉलिड्स में, लेकिन लिक्विड और एयर में हीट का ट्रांसफर होता है पार्टिकल के मूवमेंट से। तो जहाँ पे पार्टिकल के मूवमेंट हो रहा है वो है हमारे लिक्विड्स एंड एयर। क्योंकि लिक्विड और एयर में पार्टिकल एक दूसरे से दूर प्रेजेंट है तो वहाँ पे मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल हो पाएगा। और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल से अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो वो उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। So convection is a heat transport method that occur in liquid and gases. Now the fluid is heated unevenly in this manner. अब स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे पानी को गर्म करा तो पानी जब मैं गर्म करूँगी तो नीचे वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो फ्लेम के बर्नर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं वो सबसे जल्दी गर्म होंगे। और जैसे ही वो गर्म होंगे वो डेंस हो जाएंगे और वो ऊपर की तरफ आने लगेंगे, क्योंकि हॉट लेस डेंस वाटर राइजेस। क्योंकि जैसे ही पानी गर्म हो जाता है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा और ऊपर की जो कूल लेयर है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि कूल चीज सिंक करती है। तो हॉट वाली चीज ऊपर राइज करेगी और ठंडी वाली चीज नीचे की तरफ सिंक करेगी। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है एंड ये लिक्विड में पॉसिबल होता है और इस तरीके से वो अपने हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं और इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो अ पोर्शन ऑफ फ्लूइड हीट्स अप, एक्सपैंड्स एंड राइजेस। जैसे ही नीचे वाली वाटर की हीट, नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट मिलेगी, वो ऊपर की तरफ राइज अप हो जाएंगे। और क्योंकि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली ठंडे हैं नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में, तो वो नीचे की तरफ सिंक हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? Colder fluid rush from the surrounding location to fill the void left by rising the hot fluid। और क्योंकि हॉट फ्लूइड जो नीचे के गर्म मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ आ गए तो यहाँ पे खाली स्पेस हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे खाली स्पेस हो गई तो ऊपर वाले कूल मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आ गए एंड दे आर हीटेड। और एक पॉइंट आएगा जब सारे ही मॉलिक्यूल्स हीट हो जाएंगे और सभी कह सकते हो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। नाउ एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द इंटायर फ्लूइड इज हीटेड। और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक सारा ही फ्लूइड हीट ना हो जाए। Now wind storms are caused by the process of convection। और गैसेस में भी लिक्विड्स में भी जिस प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज रेडिएशन? अब स्टूडेंट, जैसे
सनलाइट है वो हमारी धरती को गर्म कैसे करती है। अब वहाँ पे मीडियम हो या ना हो, डायरेक्टली हमें गर्मी पहुँचा रही है, या एक बर्नर है, एक आग है, वो हमारे को गर्म कैसे कर रही है, क्योंकि हमारे यूटेंसिल में डायरेक्टली वो हीट को दे रही है, और इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। सो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब ऐसा तो नहीं है मैं सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हूँ, लेकिन सन तो फिर भी मुझे गर्मी दे रहा है, क्योंकि सन अपनी गर्मी थ्रू रेडिएशन हम तक पहुँचा रहा है। तो द टू आइटम्स में बी सॉलिड और लिक्विड, और ज़रूरी नहीं है कि दोनों आइटम जो रेडिएशन कर रहे हैं वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, एंड वो एक दूसरे के कांटेक्ट में भी होना ज़रूरी नहीं है। बस हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है एक डिस्टेंस से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, चाहे वो मीडियम हो या ना हो। सो इन इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेडिएशन। सो यहाँ पे सन हमारी अर्थ को कैसे गर्म कर रहा है, बाय द प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, क्योंकि सन क्या करता है, पूरे इन्वायरमेंट को गर्म कर देता है, और क्योंकि पूरा इन्वायरमेंट गर्म है हम तक गर्मी पहुंचती है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेडिएशन। इज दैट क्लियर? और रेडिएशन में ज़रूरी नहीं होता कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, वो दूर दूर रहकर भी रेडिएशन का फिनोमिना अकर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर इंसुलेटर्स। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से हीट का ट्रांसफ़र अलाउ नहीं करते, उन ऑब्जेक्ट्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। सो इंसुलेटर्स आर दी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं करवाते, उन ऑब्जेक्ट्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल क्या है, लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, तो ये सब चीज़ें हीट का ट्रांसफ़र नहीं कराते, इसीलिए दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स आर पुअर हीट कंडक्टिंग मटेरियल्स, ये बहुत ही ज़्यादा पुअर कह सकते हो हीट कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, ये हीट का ट्रांसफ़र नहीं करवाते, एंड दीज मटेरियल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर हीट टू पास थ्रू देम। क्यों हीट का ट्रांसफ़र नहीं कराते? क्योंकि यहाँ से ये एक इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हीट आएगी, यहाँ से हीट आएगी, ये हीट आई, और हीट यहीं से ही वापस चली जाएगी, क्योंकि ये हीट का ट्रांसफ़र ही नहीं होने देंगे। अगर ये हीट का ट्रांसफ़र होने देते तो ये क्या होते, गुड कंडक्टर्स, बट क्योंकि ये हीट का ट्रांसफ़र ही नहीं होने देते, एक बैरियर बना देते हैं और हीट नहीं ट्रांसफ़र कर पाती, इसीलिए इनको कहते हैं हम इंसुलेटर्स। और एज अ रिजल्ट इंसुलेटर्स आर यूटिलाइज्ड टू कंस्ट्रक्ट हैंडल ऑफ कुकिंग पॉट्स सो दैट वी मे ग्रास्प देम विदाउट गेटिंग बर्न। इसीलिए जो हॉट पैन रहते हैं उनका जो होल्डिंग कैप वो रहता है पैन का, वो हम किससे बनाते हैं, प्लास्टिक से या ग्लास से या किसी भी चीज़ से, ऐसी चीज़ से जो इंसुलेटर हो, ताकि अगर हमारा पैन गर्म हो जाए तो हैंडल की मदद से हम उसको होल्ड कर पाएँ। इज़ दैट क्लियर? इसीलिए उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग रहती है, क्योंकि प्लास्टिक आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और वो गर्म नहीं होगा और हम आसानी से पैन को पकड़ पाएंगे। इज़ दैट क्लियर? और क्या एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर्स के, वुड, प्लास्टिक या रबर। इज दैट क्लियर? चलिए व्हाट आर कंडक्टर्स। अब ऐसी चीज़, अब ये अगर एक कंडक्टर है, यहाँ पे मैंने कंडक्टर रखा है, ये एक कंडक्टर है। सो कंडक्टर अगर हीट में यहाँ पे पास करवाऊँ, हीट पास कराऊँ, तो कंडक्टर हीट को पास होने देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट का ट्रांसफ़र करवाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। सो कंडक्टर्स आर गुड conductors of heat because they allow heat to transfer. Is that clear? चलो, तो materials that allow conduct the heat are called conductors. Heat easily passes through these material, जो heat होती है वो easily pass कर जाती है इन materials को। और cooking utensils for example, और इसीलिए जो हमारे बर्तन होते हैं वो स्टील, एल्यूमिनियम
या आयरन से बने रहते हैं, क्योंकि या कॉपर से बना रहता है, बिकॉज ऐसे मटेरियल ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, और हमारी चीज़ पक पाती है क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र अच्छे से हो पाता है। तो cooking utensils, for examples, are made with conductors to ensure that the heat from the flame is quickly transferred to the food, ताकि हमारा जो हीट है वो अच्छे से खाने में ट्रांसफ़र हो जाए और हमारा खाना पक पाए। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, What is sea breeze? So students, ये जो phenomena है, sea breeze is a local wind system that flows from sea to land during the daytime. अब sea breeze है तो क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हो sea से land पे जा रही है, क्योंकि sea breeze है इसीलिए sea towards the land air जा रही है। So the phenomena जिसमें ए विंड सी से लैंड की तरफ जा रही है दिन के टाइम में, उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। और क्यों इसे हम सी ब्रीज कहते हैं? क्योंकि दिस इज़ अ कॉमन अकरेंस। ये यूजुअली हम कोस्टल एरिया में देखते हैं। कोस्टल एरिया वो एरियाज़ होते हैं जो बीच के पास रहते हैं या समुद्र के पास रहते हैं या सी के पास रहते हैं, उन एरियाज़ को हम कोस्टल एरियाज़ कहते हैं। तो ऐसा फिनोमेना यूजुअली हम कोस्टल एरियाज़ में देखते हैं। अब जब भी दिन का टाइम रहता है तो गर्मी, धूप बहुत ज़्यादा रहती है, और हमें पता है कि सी बहुत ही बड़े एरिया में है, लेकिन लैंड क्या रहता है? ज़्यादा जल्दी गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है। सो द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी। अब जैसे ही जो लैंड के ऊपर की एयर रहती है वो गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेती है, और हमने पढ़ा था कि जो गर्म एयर है वो राइज अप हो जाती है। तो जैसे ही ये जो लैंड की एयर है इसने धूप को ऑब्जर्व करा, इसने गर्मी को ऑब्जर्व करा, और क्या हुआ? ये ऊपर की तरफ राइज अप हो गई। अब यहाँ पे एक गैप आ गया, तो इस गैप को फिल किसने करा? इस गैप को फिल करेगी सी की विंड। इज दैट क्लियर? सो क्योंकि द लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है दिन के टाइम पे, As a result, the air above the ground warms, और इसकी वजह से जो ग्राउंड के ऊपर की एयर है वो गर्म हो जाती है, और हमें पता है जो वार्म एयर होती है वो एक्सपैंड करती है और राइज अप हो जाती है। अब इमेजिन करो लैंड की एयर गर्म हो गई, वार्म हो गई, और वो राइज अप हो गई, तो यहाँ पे तो खाली हो गया, यहाँ पे तो कोई एयर ही नहीं है। तो अब जो सी की एयर है वो कहाँ फ्लो होने लगेगी? लैंड की तरफ, क्योंकि लैंड की सारी एयर ऊपर की तरफ वार्म होके एक्सपैंड होके राइज अप हो गई, और द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इनटू द फिल द वॉइड दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। और इसी तरीके से क्योंकि यहाँ की लैंड की एयर सारी ऊपर चली गई और बीच में खाली वॉइड, वॉइड का मतलब एक खाली जगह बन गई, तो विंड जो सी से है वो फिल करने की कोशिश करेगी उस खाली जगह को। और स्टूडेंट्स, द एयर फ्रॉम द लैंड इज मूविंग टूवर्ड्स द सी। अब क्या होगा? क्योंकि लैंड की एयर गर्म है, वो कहाँ मूव कर रही है? टूवर्ड्स द सी। अब इस फिनोमेना में सी ब्रीज इज द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। तो इसी तरीके से सी ब्रीज होती है जो दिन के टाइम में देखी जाती है, जिसमें सी की जो ब्रीज है वो लैंड की तरफ जाती है, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म हवा एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ राइज अप होती है, तो लैंड के ऊपर की जो एरिया है वो खाली पड़ जाता है, वहाँ पे वॉइड आ जाता है। उस वॉइड को कवर करने के लिए सी की हवा कहाँ जाती है? लैंड की तरफ, और उसे फिल करती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं सी ब्रीज, जिसमें सी की हवा लैंड की तरफ जाती है लैंड के वॉइड को फिल करने के लिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसीलिए जो घर बने रहते हैं कोस्टल एरिया में, समुद्र के पास या सी के पास,
वो ऐसे बने रहते हैं कि विंडो है वो फेस करती है सी को। वो क्यों ऐसे बने रहते हैं? क्योंकि वो कैप्चर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हवा, और क्योंकि दिन के टाइम में सी की हवा कहाँ आती है? लैंड की तरफ। तो अगर हमारी जो घरों की विंडो होगी वो सी को फेस करेगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा अपने आप को अपने घरों के अंदर कैप्चर कर लेंगे, और रात में जब गर्मी होगी तो वो ज़्यादा हीटन अप होने से बच जाएगा। और अगर यही हम कैप्चर ना करें तो बहुत गर्मी हो जाती है और हम सरवाइव नहीं कर पाते। इसीलिए लार्ज स्केल ऑफ सी ब्रीज सिस्टम बने रहते हैं, ताकि हमारे जो पीरियड ऑफ इंटेंस धूप है, डे टाइम है, उसमें ठंडी हवा आती रहे और हम गर्मी से बच जाएं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैंड ब्रीज। अब स्टूडेंट्स ये हम कब देखेंगे? ये हम यूजुअली नाइट टाइम में देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंड की जो हवा है वो जल्दी से धूप में अब्जॉर्ब कर लेती है हीट और ऊपर चली जाती है, और स्टूडेंट्स रात में वो जल्दी से हीट दे भी देती है। तो जितनी जल्दी उसने अब्जॉर्ब करा उतनी जल्दी वो हीट को दे देती है, और लैंड सी से जल्दी ठंडी हो जाती है और सी धीरे धीरे ठंडी हो पाती है। तो लैंड की हवा जो रहती है वो जल्दी गर्म भी हो जाती है और रात के टाइम पे जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अब इससे क्या होगा? यहाँ पे लैंड की हवा ठंडी हो गई जल्दी, और सी की जो एयर है वो अभी भी वार्म है, और वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज अप करेगी। तो अब यहाँ पे सी की एयर में वॉइड आ गया, सी की एयर खाली हो गई। तो अब सी की एयर को फिल करने के लिए कौन फ्लो करेगा? लैंड की एयर फ्लो करेगी सी की तरफ। तो सी ब्रीज में हम सी की तरफ सी की एयर लैंड की तरफ जाती है दिन के टाइम पे, लैंड ब्रीज में लैंड की एयर सी की तरफ जाती है नाइट टाइम में। इज दैट क्लियर? चलिए, लैंड ब्रीज रिफर्स टू द ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी एट नाइट। ये क्यों हुआ? क्योंकि लैंड की जो एयर है वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स लैंड तो जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन सी इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाया। तो हमने पढ़ा था कि जब भी वार्म एयर रहती है, हॉट एयर रहती है, वो क्या करती है? एक्सपैंड करती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे वार्म एयर ने एक्सपैंड करा और वो ऊपर की तरफ चली गई। अब क्योंकि यहाँ पे स्पेस खाली हो गया तो लैंड की एयर फिल करती है सी की एयर को। अब स्टूडेंट्स दे फॉर्म एट नाइट व्हेन बोथ सी एंड लैंड लूजेस हीट। अब बिकॉज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लैंड इज मच लोअर देन द सी वाटर, और क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड की कम होती है इसलिए लैंड जल्दी से ठंडा हो जाता है। लैंड क्या करता है? अपनी हीट को जल्दी से क्विकली लूज कर लेता है एंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी, और सी के कंपेरेटिवली जल्दी ठंडा हो जाता है। दिस इज अ कॉमन अकरेंस ड्यूरिंग अलोंग द कोस्ट, और ये भी हमें कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है। द लैंड कूल्स मच फास्टर एट द सी वाटर एट नाइट। अब क्योंकि सी का पानी गर्म है वो क्या करेगा? सी की एयर ऊपर राइज अप हो जाएगी, और क्योंकि वो राइज अप हो जाएगी तो लैंड की वॉइड को फिल करने की कोशिश करेगा। तो लैंड ब्रीज ने हमने क्या देखा? लैंड ब्रीज में हमने देखा कि सी की एयर ने राइज अप हो गया तो लैंड की एयर उसे फिल करती है। तो सी ब्रीज में सी की एयर मूव कर रही थी लैंड में इन द डे टाइम, और लैंड ब्रीज में लैंड की एयर मूव कर रही है टूवर्ड्स द सी एट द नाइट टाइम। I hope this concept is clear to you. So students, Magnet Brains provide करता है free education kindergarten से लेके class 12 तक। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के transaction payment की नीड नहीं है। Magnet Brains e-books and e-notes भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं Magnet Brains की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। वहाँ जाके आपको इस ग्रैब e-notes ऑप्शन को क्लिक करना है। सारे वीडियोस, लेक्चर्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल तो है ही यूट्यूब पे, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है। अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली
कोई भी हिंदी मीडियम से है तो जाइए, उनको बताइए अबाउट हिंदी मीडियम चैनल। अब स्टूडेंट्स सीबीएसई, दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये सभी चीज़ें देखनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। आप बस मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।